आप सबको मेरी नमस्कार। मेरा नाम है अजय और मैं इस चैनल में आपको कहानियां सुनाता हूं। और आज का आर्टिकल हमारे पास आया है बिहार की राजधानी पटना। पटना से लगभग 30-35 किलोमीटर की दूरी पर गांव था कल्पना और आरती का। कल्पना जो थी पढ़ाई लिखाई के साथ कहीं ना कहीं ब्यूटी पार्लर का उसने कोर्स भी किया, साथ में काम भी सीखा और थोड़े समय में अपने अगल बगल के गांव में काफी ज्यादा फेमस हो गई। अगर किसी की शादी है तो लड़की को तैयार भी कल्पना करेगी, हाथों पर मेहंदी भी कल्पना लगाएगी। और जो इसकी सिस्टर थी छोटी आरती, वो भी भाई पटना की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और उसके बाद टैटू आर्टिस्ट बनी। अब ये जैसे ही घर आई है तो अपनी बहन से ये कहती है कि दीदी, ये जो गांव में तुमने छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोला हुआ है, यहाँ पर आपकी कला की कदर नहीं। और ऐसा करो, चलो जी हम पटना चलते हैं, वहां पर थोड़े बड़े स्केल पर काम करेंगे जिससे पैसा भी ज्यादा आएगा। अब ये जब इन्होंने अपने मम्मी पापा से डिस्कशन किया तो उन्होंने भी कहा कि बेटा देख लो, 2-3 साल अपना मेहनत कर कर क्या पता तुम्हारी किस्मत कहां पर साथ दे जाए। और ये अपने पटना के लिए निकल जाते हैं और वहां पर एक कमरा भी रेंट पर लेते हैं। और उस मकान मालिक का ये कहना था कि देखो जी, आपको ये कमरा किचन देंगे और कमरे में जो भी पेंटिंग लगी हुई है हमारे बुजुर्गों की, इसको आपने छूना नहीं है। अगर ये घड़ी लगी है तो इसको यहां से हटाना नहीं है। और ये शीशा रखा हुआ है, इसको भी आपने टच नहीं करना। कहने का मतलब ये है कि अपनी तरफ से कुछ भी एक्सपेरिमेंट मत करना कि यहां से तोड़कर यहां से जोड़कर हम ये काम कर लें। और ये भी कहते हैं ठीक है अंकल, जैसी आपकी मर्जी। अब ये होता क्या है, अपना यहाँ पर इन्होंने शाम को खाया पिया और सो गए। और जो कल्पना की आदत थी सुबह अपना टाइम से उठना, नहाना धोना, और उसके बाद एक अगल बगल का गांव में तो चलो मंदिर पास थे, वहां पर मंदिर गई, वहां पर माथा टेका, उसके बाद उसने कुछ खाना पीना होता था। अब ये जैसे ही यहाँ पर भी उठी है तो इसने आरती से ये कहा कि भाई मैंने भी नहा लिया है, तू भी जल्दी से नहा धो ले, उसके बाद किसी मंदिर में चलते हैं, उसके बाद ही कुछ खाए पिएंगे। अब आरती भी इसके साथ रेडी हो जाती है। बगल में ही लगभग 200 मीटर की दूरी पर एक मंदिर था, वहां पर जाते हैं, माथा वगैरह टेकते हैं। और ये जैसे ही मंदिर से बाहर को आए हैं तो आरती की चप्पलों के पास एक पर्ची रंग बिरंगी सी रखी हुई मिली इनको। तो यहाँ पर आरती कहती है दीदी देखना ये किस टाइप का डिजाइन है और बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो यहाँ पर कल्पना ने ये कहा कि भैया तुम तो टैटू आर्टिस्ट हो, कुछ ना कुछ कलाकारी ढूंढते हो, चल भाई इसको तू फेंक दे, क्या करना है। और आरती क्या करती है, वही पर्ची लेती है, अपनी जींस की पॉकेट में रख लेती है। तो यहाँ पर अब ये करते क्या है, इनके माइंड सेट ये होता है कि चलो जी थोड़ा सा पहले दुकान वगैरह पता कर लें, कुछ ना कुछ, भाई जिस काम के लिए हम शहर में आए हैं। और इनको दुकान ढूंढते ढूंढते लगभग 2 से 3 घंटे हो जाते हैं, लेकिन जो भी इनको दुकान मिल रही थी तो भाई उसका किराया बहुत ज्यादा इनकी सोच समझ से परे। तो यहाँ पर आरती ये कहती है कि दीदी ऐसा करते हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, सामने देखो कितने गरम गरम समोसे हैं, चाय हैं, और मैं तो भैया अब 2 कदम भी आगे नहीं चल पाऊंगी, मुझे काफी तेज भूख लग रही है। कल्पना भी कहती है चल बहन कुछ ना कुछ खा लेते हैं। और ये जैसे ही बैठने को होते हैं उसी टेबल कुर्सी पर तो एक पर्ची इनको फिर से मिलती है। और आरती उठाती है कि दीदी ये देखो एक पर्ची मुझे फिर से मिली। अब ये उठाकर देखती है तो उसके दिमाग में ये आता है कि दीदी लगता है कोई ना कोई डिजाइन है जो पूरा होने को है, एक पर्ची ये एक पर्ची वो, और ये पता नहीं सीन क्या है। तो यहाँ पर कल्पना ये कहती है तू छोड़ना, कहाँ पर्चियों के चक्कर में लगी पड़ी है, मुझे इधर टेंशन हो रही है दुकान की, और शहरों में तो भैया तुम्हें पता है हर रोज का खर्चा होता ही है। और इतनी इनकी चर्चा चल रही थी तो बगल में ये एक आंटी भी बैठी हुई थी जिसकी एज आप ये लगा लो 70 से 72 वर्ष की होगी। वो इनके पास आती है और ये कहती है कि बेटियों बड़ी टेंशन में लग रही हो, क्या बात है। तो ये पूरी बात बताते हैं कि आंटी ऐसे ऐसे हमने कोर्स किया हुआ है, मैं ब्यूटी पार्लर हूँ, ये टैटू आर्टिस्ट है, हमको यहाँ पर कहीं दुकान नहीं मिल रही और जो मिल रही है उसका किराया बहुत ज्यादा है। तो वो आंटी कहती है बेटा टेंशन मत लो, इसी कॉलोनी में ही मेरा भी घर है और बाहर की तरफ एक दुकान बनी हुई है, अगर तुम्हारी समझ में हो तो तुम भाई देख लो, क्या पता तुम्हारा वहां पर काम अच्छा चल जाए। अब यहाँ पर जैसे ही कल्पना सुनती है तो ये कहती है कि आंटी वो तो बहुत महंगी है, उसका तो किराया बहुत आपको देना पड़ेगा। तो आंटी ये कहती है कि बेटे किराया 1 रुपया भी नहीं तुमको देना पड़ेगा, बस तुम ऐसा करना कि मेरे साथ बैठकर एक आधी चाय पी लिया करना,
और थोड़ी देर मेरे साथ गपशप मार लिया करना, क्योंकि मैं तो बुढ़ी हूँ भैया, घर में अकेली रहती हूँ। चलो जी, तुम्हारे थ्रू मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। अब यहाँ पर ये दोनों जने भाई काफी ज्यादा खुश, और इन्होंने ये कहा कि आंटी ऐसा है, कल सुबह मैं आऊंगी आपके वहां, भाई दुकान भी देख लेंगे, आपका घर बार भी देख लेंगे। अब ये होता क्या है, कल्पना और आरती अपना घर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आरती ये कहती है कि दीदी ऐसा करते हैं, देखो अब हमको काफी समय हो गया है और अब बस की नहीं है कि भाई हम खाना पीना बना लें, यहीं से दाल चावल पैक करवा लेते हैं और यहीं पे खा के अपना आराम करेंगे, और काफी ज्यादा थकान हो रही है। तो कल्पना क्या करती है, अपना वहीं से दाल चावल पैक करवाए, और ये जैसे ही घर पहुंचे हैं, इन्होंने खाना वगैरह खाया है, तो कल्पना वो जो वेस्टेज पोलोथीन वगैरह थी जैसे ही डस्टबिन में फेंकने जा रही थी, तो एक पर्ची इसको वहां पर और मिली। तो यहाँ पर ये हंसते हुए बोली दीदी एक पर्ची मुझे और मिली है, इसमें देखते हैं क्या है। जैसे ही उसने देखा है तो उसी ट्रायंगल का ही कह लो तीसरा हिस्सा भी मिला, और इसने जब तीनों पर्चियों को जोड़ा तो एक ट्रायंगल बना, और इसको जब देखा तो काफी ज्यादा इसका सिर भारी होने लगा और इसको काफी अजीब सा लगने लगा, और इसने एक गलती क्या करी, उसी ट्रायंगल को बनाकर जोड़कर एक दीवार पर चिपका दिया। तो कल्पना ने ये कहा कि भाई तुम्हारा तो अलग ही सीन है, क्यों पर्चियां तो उठा रही है, जोड़ रही है, इसको फेंक दे। लेकिन आरती ने काफी काफी ज्यादा जिद करी, दीदी नहीं, अगर मेरी अच्छी दीदी हो तो तुम इसको हटाओगी नहीं। चलो जी कोई बात नहीं। ये अपना शाम का खाना पीना भी खाया, अपना यहाँ पर अच्छी सी इनको नींद आई और ये लोग सो गए। अब ये जैसे ही 9:30 बजे का सुबह का समय था, तो कल्पना ये कहती है, आरती चल तू सोई रह, तू सोई है, और मैं आंटी के पास जा रही हूँ, जरा दुकान वगैरह देखाऊं और उनसे मिल भी आऊं, और तू ऐसा कर भाई अंदर से कुंडी लगा ले, फिर तू उसके बाद सोई रहना। ये उठती है, अपना अंदर से बढ़िया से कुंडी लगा लेती है, और अभी मुश्किल से आप ये लगा लो घंटा आधा बीता होगा, कच्ची पक्की नींद में थी। तो इसको क्या महसूस हुआ है कि दरवाजे की तरफ से दो लोग हैं जो किचन की तरफ गए हैं। अब ये जैसे ही इसने उठकर देखा कि भाई हमारे घर में शायद मैं कुंडी लगाना भूल गई, किचन की तरफ कौन गया, और ये उठ के आई है, तो पहली नजर इसने दरवाजे की तरफ देखा, भाई कुंडी लगी हुई है, इधर से तो चलो आना ही तो बनता ही नहीं है। अब जब इसने किचन की तरफ अंदर झांक के देखा है, चारों तरफ तो कोई भी नहीं। अब ये जैसे ही पलटी है, अपने कमरे की तरफ देखा है, तो कमरे बेड के ऊपर दो लोग, ऐसा इसको महसूस हुआ जैसे आपस में बातें कर रहे हों, और इसको देखकर काफी ज्यादा डर लगा, और इसने सीधा कल्पना को फोन किया कि दीदी हमारे बेडरूम में दो लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर उसने कहा कि भाई तू कहाँ थी, कहीं चली गई थी क्या, कोई और तो नहीं आके घुस गया, और तू ऐसा कर भाई बहन ज्यादा फोन वोन मत कर, मैं यहाँ बात कर रही हूँ, या मैं तेरे जवाब दूं फोन पे, अच्छा नहीं लगता, चल भाई फोन काट। अब इतना इनका हुआ है, फोन काटा है, फिर से आरती गई है, तो अब इसको यहाँ पर कोई भी बैठा हुआ महसूस नहीं हुआ। अब होता क्या है, घंटे आधे बाद कल्पना ने ये सोचा कि चलो जी बहन के लिए कुछ ना कुछ, पिज्जा चाउमीन काफी पसंद करती है, इसके लिए लेकर जाती हूँ। और जैसे ही दरवाजा खटखटाया तो भाई दो एक बार में तो इसने नहीं खोला, लेकिन जैसे ही तीसरी बार में इसने दरवाजा खोला तो काफी ज्यादा इसकी आंखों में नींद भरी हुई आरती की, और सीधा अपने बेड पर गिर गई। अब इसने कल्पना ने इसके माथे पर हाथ लगाया, तो भाई इसको तो काफी ज्यादा फीवर है, इसको हुआ तो हुआ क्या। और इसने पड़ोस में ही एक दो आंटियों से पूछा कि आंटी यहाँ पर कोई डॉक्टर साहब हैं, मेरी सिस्टर को काफी ज्यादा फीवर है। और वो जो पड़ोसी थे काफी ज्यादा मिलनसार भी थे, तो उन्होंने ये कहा कि बेटा ऐसा है, यहाँ से 2 घर छोड़कर एक पति पत्नी है, और वो दोनों के दोनों डॉक्टर हैं, आप बेटा उनसे पूछ लो, वो आपको दवाई भी दे देंगे। अब यहाँ पर जैसे ही उनके घर जाती है, डॉक्टर साहब को बुलाकर लाती है, और डॉक्टर साहब भी उसके जब माथे पे हाथ रखते हैं कि हाँ बेटा फीवर तो है, और ऐसा करो बेटा, मैं देखो दवाई तो अपने पास रखता नहीं हूँ, ये साथ ही में मेडिकल है, ये दवाई लिख देता हूँ, और ये दवाई आप उसको दे देना, अगर फिर भी कोई दिक्कत लगे तो मेरी वाइफ भी डॉक्टर है, आप उसको बुला लेना अगर मैं मौके पे ना मिलूं। अब इन्होंने डॉक्टर साहब को अच्छे से बाय बाय करी, डॉक्टर साहब अपना चले गए, और इसने सोचा कि भाई पहले दवाई ले आऊं। अब ये जैसे ही दवाई लेकर आई है, तो क्या देखती है, उसी बेडरूम में उसी बेड पर आरती एक अपनी किताब लेकर बैठी हुई है, पढ़ रही है, और ये कहती है कि दीदी तुम आ गए।
अब यहाँ पर कल्पना ने कहा कि बहन बहन ये क्या चक्कर है, अभी तुझे फीवर था, अब तू यहाँ पर किताब पढ़ रही है, ये सब सीन क्या है। तो यहाँ पर आरती ने कहा कि दीदी मुझे तो कोई भी फीवर नहीं है, आपको लगता है वहम हुआ होगा, और ये बताओ मेरे लिए लाए क्या हो। अब कल्पना फिर कहती है चलो जी, हो सकता है साइंस का कोई ना कोई कमाल होगा, क्या पता उस वक्त नींद में हो, उसका माथा गर्म हो, इस टाइप का इसके मन में सवाल आया। तो कल्पना ये कहती है कि देख मैं तेरे लिए पिज्जा भी लाई हूँ, ये मिठाई भी लाई हूँ, तू अपना आराम से खा, मैं आज बड़ा खुश हूँ। और ये कल्पना जो थी बेड के बराबर में अपना बैठी हुई थी, और ठीक शीशे के सामने आरती अपना क्या निकालती है, पिज्जा इस तरीके से खा रही थी मुंह झुकाकर। और इसकी नजर शीशे की तरफ जैसे ही कल्पना की पड़ी, तो कल्पना को क्या महसूस हुआ कि भाई आरती इस तरीके से देख रही है काफी ज्यादा घूरती हुई अवस्था में, लेकिन जैसे ही भाई कल्पना की फिर से आरती को खाती हुई देख रही थी तो मुंह ऐसा था। अब इसने सोचा कि भाई ये क्या है। इसने एक बार, दो बार, तीन बार जब इसने नोटिस किया तो इसने कहा कि आरती ये क्या मजाक हो रही है, शीशे में तेरा अलग फ्रेम दिख रहा है, खाती हुई का तेरा अलग फ्रेम दिख रहा है, लगता है तू मुझे डराना चाहती है, तू मेरे साथ कोई ना कोई प्रैंक कर रही है। अब इसने कहा नहीं नहीं दीदी ऐसा कुछ नहीं है, आपका मन का वहम है, ये है वो है वगैरह वगैरह। चलो जी, इनका अच्छे से यहाँ पर दिन बीता, घर वालों से भी बात हुई कि दुकान का अरेंज हो गया। अब ये जैसे ही रात के लगभग 10 साढ़े 10 बजे का समय होगा, एक 0 वाट का बल्ब जल रहा था, हल्की हल्की रोशनी थी। अब यहाँ पर कल्पना को वही बात ध्यान में आ गई शीशे वाली की, दिन में इसका फ्रेम अलग दिख रहा था। तो कल्पना ने क्या देखा है, फिर से उसकी नजर इस तरीके से शीशे की तरफ पड़ी तो आरती इसको इस तरीके से बैठी हुई दिखी है, और इस तरीके से हल्की हल्की स्माइल देती हुई इसकी तरफ देख रही है। अब ये जैसे ही इसने इसकी तरफ देखा तो ये तो भाई अच्छी खासी लेटी हुई है। अब ये सब सीन क्या है। और जब दो एक बार ऐसे ही देखा है तो एकदम से कल्पना की यहाँ पर चीख निकली। अब ये जब भाई साहब चीखी है तो अड़ोसी पड़ोसी भी आए, आरती भी उठ गई, दीदी क्या हो गया, बाहर से दरवाजा पीट रहे हैं पड़ोसी। चलो जी, दरवाजा खुला और वो डॉक्टर की वाइफ भी आई। हाँ बेटा क्या हो गया जी, ऐसे ऐसे हो गया जी, इसकी तबीयत खराब थी। अब इनका बीपी वगैरह चेक किया, सब नॉर्मल है। और वो जो डॉक्टर की वाइफ थी काफी ज्यादा अच्छी, उसने ये कहा कि बेटा कोई बात नहीं, होता है नई जगह पर, ऐसा करते हैं मैं यहाँ पर रुक जाती हूँ आज की रात तुम्हारे साथ। अब आरती ये कहे कि आप क्यों रुकोगे, वैसे ही जगह हमारे पास कम है। तो वो जो डॉक्टर की वाइफ थी आंटी, वो कहती है कि बेटा चिंता मत करो, मैं यहाँ सोफे पे बैठ जाऊंगी, तुम अपना आराम करो, तुम भी मेरे बच्चों की तरह हो। अब होता क्या है, जैसे ही आरती लेटती है तो आरती के पैर पर वही ट्रायंगल बना हुआ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, उसने चिन्ह बना रखा था। तो इसने कहा कि कल्पना बेटा ये तेरी बहन के पैर पे ये टैटू कैसा बना हुआ है। तो यहाँ पर जैसे ही कल्पना ने उठकर देखा तो उसने ये कहा कि आंटी क्या हो गया इस टैटू से, अगर टैटू बना हुआ है तो टैटू आर्टिस्ट है, कुछ ना कुछ कलाकारी करती रहती है। तो यहाँ पर वो आंटी कहती है कि देखो बेटा मैं थोड़ा सा भक्ति भाव वाली भी हूँ डॉक्टर के साथ साथ, क्या पता तुमको मेरी बात अजीब लगे, इसके पैर से जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ये टैटू हटा दो। अब कल्पना ने ये कहा कि आंटी ये किसी भगवान का चिन्ह है, किसी कुछ ऐसा सीन है तो बताओ। तो यहाँ पर फिर वो आंटी ये कहती है कि बेटे तुम तंत्र विद्या को जानते हो, जो भूत प्रेत आत्मा को बुलाने वाली जो सबसे तगड़ी किताब होती है, तो उसके पहले पेज पर यही चिन्ह बना हुआ होता है जिससे हाँ भाई भूत प्रेत अपने पास बुलाए जाएं। अब ये जब इतनी बात सुनी है तो कल्पना की हल्की सी भाई कपकपी छूटी, और यहाँ पर जो आरती थी लेटे लेटे हल्का हल्का यहाँ पर स्माइल देना इसने शुरू कर दिया। अब यहाँ पर कल्पना ने ये सोचा कि आंटी ठीक कह रही हैं, चलो जी मैं इसको मिटाऊं। और ये जैसे ही भाई साहब टैटू को मिटाने को हुई है, एकदम से आरती चीखी चिल्लाई जैसे पता नहीं कितने प्रेत इसके अंदर आके सवार हो गए हों। अब यहाँ पर वो आंटी थी, उसका ये कहना था कि बेटे इसके ऊपर कुछ ना कुछ असर तगड़ा आ गया है, मैं यहाँ के ब्राह्मण को जानती हूँ, ऐसा करते हैं उनसे बात करते हैं। अब ये जैसे ही पंडित जी आए हैं तो पंडित जी ने जब देखा तो उनका ये कहना था कि सबसे पहले ये ट्रायंगल जो तुमने दीवार पे लगा रखा है बेटा इसको फाड़ो।
चलो जी इसको भी फाड़ा गया। अब होता क्या है, जब फाड़ा तो पंडित जी जैसे ही कुछ करने को हुए तो आरती पर वो प्रेत इतना हावी हुआ कि पंडित जी को अपने 2 कदम पीछे को खींचना पड़ गए। बोले भाई मेरे बस की बात नहीं है कि मैं इसका उपचार पूरे तरीके से कर पाऊं, बस इतना है कि कुछ समय के लिए मैं यहाँ पर इसको शांत कर सकता हूँ। तो यहाँ पर कल्पना कहती है कि चलो जी आप पंडित जी ऐसा ही कुछ करो। अब होता क्या है, पंडित जी कुछ समय के लिए उसको शांत करते हैं। भाई पंडित जी तो समझ लो अपना पीछा छुड़ाकर चले जाते हैं। अब ये जैसे ही सुबह हुई, लगभग आप ये लगा लो 6-7 बजे का समय होगा, आरती अपने बिस्तर पर बैठे बैठे ही हंसी जाए हंसे जाए। तो कल्पना ने ये सोचा कि चलो जी मैं नहाती हूँ और जिस मंदिर में हम गए थे उस ब्राह्मण से बात करती हूँ। और ये जैसे ही भाई साहब उठी है, नहाई धोई है, और जिस पेंटिंग में 4 लोग बने हुए थे तो उसी में से ही 1 से 2 लोग जो उनके मरे हुए थे परिवार के, तो कल्पना को इसके बराबर में आरती के बैठे हुए दिखे। और ये सब जब चीजें इसने बैठे हुए देखी हैं तो भाई साहब इसके पसीने छूटे और ये सीधा उसी मंदिर में गए जो माता रानी का मंदिर था। पूरी बात पंडित जी को बताई तो पंडित जी ने ये कहा कि बेटा ऐसा है, आज तो मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता, लेकिन मैं अपने संग साथी पंडित को भेज सकता हूँ, क्योंकि भाई मेरे घर थोड़ी मजबूरी है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यहाँ से दूसरे पंडित ने भी इनको जवाब दे दिया। अब होता क्या है, जो संग साथी गया था उसने क्या किया, एक जो मुख्य पंडित जी थे उसने जल वगैरह बना कर दिया, और ये जैसे ही लेकर आए और आरती इस तरीके से खड़ी हुई है और आदमियों वाली हंसी में काफी तेज तेज हंस रही है। अब कल्पना बराबर में खड़ी हुई और पंडित जी ने वो बोतल का जैसे ही ऐसे करके पलटी है कि मैं जल छिड़कूं, और उस बोतल से एक बूंद भी बाहर ना निकले। तो यहाँ पर कल्पना बोली कि पंडित जी क्या कर रहे हो, जल छिड़को उसके ऊपर, देख रहे हो कितनी भयानक हंसी हंस रही है। तो यहाँ पर पंडित जी ये बोले कि बेटा ये जल कैसे छिड़कूं जब बोतल से ही बाहर नहीं आ रहा, इसका ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रोंग है कि भाई हम इसको नहीं पकड़ सकते, आप ऐसा करो बेटा इसको किसी और को दिखा लो। अब होता क्या है भाई, कल्पना को कुछ भी समझ नहीं आता। कल्पना सीधा अपने घर में फोन करती है। अब ये जैसे ही पूरी बात उसने बताई तो वहां से लगभग 2-2.5 घंटे का ये सफर का उस पे घर था। तो उसके पिताजी आते हैं गांव से, एक तांत्रिक कह लो जो भाई अघोर विद्या भी काफी प्रबल था, करता था, किसी तरीके से बहला फुसला कर उसको लाते हैं शहर में। अब ये जैसे ही भाई साहब अघोरी के सामने आती है तो पहले तो इसने काफी ज्यादा खेल खेला और साथ में ये कहा कि ये जो पेंटिंग है, और इसी के बराबर में इसने ट्रायंगल चिपकाया था और इसी के थ्रू ही ये आत्मा इसके पास तक आई है। और उस मकान मालिक से बात करो कि यहाँ से ये पेंटिंग तुम जल प्रवाह करो चाहे कुछ भी करो, तब जाकर ये प्रेत इसके ऊपर से हटेंगे। और जब मालिक से बात करी तो मालिक को जब पूरी बात समझ में आई तो उसने ये कहा कि भाई अगर ऐसा करने से किसी बच्चियों का भला होता है तो मुझे कोई मना नहीं है, आप ऐसा करो वो पेंटिंग उतारो और किसी बहते पानी में छोड़ो। और जब वो पेंटिंग उतारी, बहते पानी में छोड़ी, उसके बाद तांत्रिक ने भाई और उसके कल्पना और आरती को उसके माँ बाप ने गाड़ी में बैठाला, मकान में ताला मारा और उसको घर ले गए। लगभग 5 से 6 महीने तक ना तो भाई आरती आई ना तो यहाँ पर कल्पना आई। अब ये जैसे ही भाई साहब पूरा नॉर्मल हुए हैं तो कल्पना अपना किसी काम की वजह से फिर से उसी एरिया में उसी शहर में आई। और कल्पना ये सोच भी रही थी कि एक बार मैं आंटी से तो मिल कर आऊं। अब ये जैसे ही आंटी के घर गई है तो उसी आंटी ने जिसने दुकान फ्री में दी थी, सब कुछ फ्री में दिया था, पहचानने से ही मना कर दिया कि मैं तो तुम्हें जानती नहीं, तुम तो मेरे यहाँ कभी आए नहीं, तुम तो मेरे से कभी मिले नहीं। अब कल्पना ने ये कहा कि आंटी मैं आपके हाथों में मेहंदी भी लगा कर गई थी, इतना भी आपको याद नहीं? ना ना बेटा तुम मेरे पास कभी आए नहीं। चलो आंटी कोई बात नहीं, अगर हो सके तो मुझे एक गिलास पानी दे दो, काफी ज्यादा मुझे प्यास लग रही है। अब वो आंटी ने कहा ठीक है बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। अब होता क्या है, जैसे ही आंटी ने पानी दिया है और वही ट्रायंगल उसी आंटी के हाथ में इस जगह पर बना हुआ देखा।
अब उसने पानी का गिलास वहीं रख दिया और ये कहा कि आंटी आपने कोशिश तो बड़ी अच्छी करी थी कि हमको भाई ये सीधा डायरेक्ट भगवान के पास पहुंचे, लेकिन हमारी माता रानी ने हमारी मदद करी। और आंटी आपको ये सब कर कर क्या मिला? तो आंटी ने फिर क्या मानना था, आंटी ने कहा बेटा चुपचाप यहां से निकल जा, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। तो कल्पना को भी श्योर हो गया कि सारा करा धरा उस आंटी का था, जो भी उसने रचा था, वो भी एक तरीके की तांत्रिक थी। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा आर्टिकल मुझे किसी और ने नहीं, ये कल्पना के देवर तक पहुंचा। मेरी स्टोरी तो कल्पना ने अपने देवर को सुनाई होगी, अब तो शादीशुदा हैं, और ये पूरा इंसिडेंट इनके साथ लगभग सन 2010 के करीब हुआ था। और उसने फिर भाई साहब मुझे पूरा लिख भेजा कल्पना की भाई रजामंदी के साथ कि ऐसे ऐसे हुआ था। बाकी फ्रेंड्स, आपको आर्टिकल अगर आज का पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें। ये स्टोरी आप कहां से देख रहे हैं? मिलते हैं एक बार फिर किसी और न्यू हॉरर स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।